स्वागत है आप सभी का बायो क्लासेस में। और आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस क्रम में हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है वर्तमान और अतीत के मध्य एक संवाद का माध्यम है। और ये डिफिनेशन क्या है, किसके द्वारा दिया गया है? E.H. कॉड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, E.H. कॉड के द्वारा। हालांकि इतिहास को आमतौर पे कहा जाता है कि जो बीती हुई बातें हैं वही इतिहास होता है, लेकिन हमें इतिहास को वर्तमान संदर्भ में पढ़ना चाहिए। और वर्तमान संदर्भ में करने का अर्थ है मतलब जो इतिहास यानी कि पीछे जो भी घटनाएं घट चुकी है उन सारी घटनाओं को हम वर्तमान संदर्भ में पढ़ें और उन सारी गलतियों से बचने का कोशिश करें। वही हमारे इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया का जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से हुआ था, तो यूनान से हुआ था। और जो इतिहास हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी हिस्ट से, जो कि एक यूनानी शब्द है। और इस हिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था, जो कि खुद एक यूनान का रहने वाला था। और ये पेशे से जो है इतिहासकार और भूगोल वेता था। इसको ना इतिहास का जनक कहा जाता था। किसके द्वारा कहा गया था? तो सिसोरियो के द्वारा इसको कहा गया था, जो कि एक रोमन दार्शनिक था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस के द्वारा एक बुक की रचना की गई थी, हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी में जो भी व्यापारिक संबंध है उसका वर्णन है। और कहाँ पे कौन से व्यापारिक संबंध? तो आपके भारत और फारस के बीच जो व्यापारिक हो रहा था उस घटनाओं का सारा का सारा वर्णन करता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कि अध्ययन स्रोतों के आधार पे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज कल्चर कहते हैं या एज कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर या एज कहते हैं। और जो ऐतिहासिक कालखंड है उसको हम हिस्टोरिक कल्चर एज कहते हैं। और ये जो स्रोत है वो स्रोत कौन से? तो दो स्रोत हैं। एक होता है पुरातात्विक और ये दोनों होते हैं लिखित, क्योंकि इनको लिखा गया है। तो देखा जाए तो स्रोत मुख्य रूप से 3 होते हैं, लेकिन उन तीनों में अगर अलग थोड़ा सा और उसका वर्गीकरण किया जाए तो 4 हो जाता है। तो एक साहित्यिक होता है और तीसरा होता है आपका विदेशी विवरण, जो बहुत सारे यात्री थे उनके द्वारा अपना यात्रा वृत्तांत, ये बहुत सारी चीजों को लिखा गया था। आगे हम इसके विषय में डिटेल को करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने जो 3 खंडों को देखा था, तो उस 3 खंडों की जो पहचान है किस बेस पे की जाएगी उसको देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक कालखंड उसे कहेंगे जहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य हो लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं हो। और इसको जो है निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के संदर्भ में देखा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जैसे कि देखिए आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि उस कालखंड में उस समय के जो मानव थे उनके द्वारा यूज किया गया जो भी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, भौतिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि सिक्के हो गए या उनके द्वारा निर्मित मकान हो गया, बर्तन हो गया, मृदभांड हो गया, ये सारे के सारे जो औजार हो गया वो सारे के सारे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में देखते हैं तो कि वो काल जिसके लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मौजूद हो, किंतु उन्हें लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि है वो मतलब क्या चित्राक्षर है और उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक सभ्यता में ये तो इसमें लिपि का आर्यों को ज्ञान ही नहीं था। वैदिक सभ्यता में जो वेदों का रचना किया गया था, हालांकि वेद की रचना के विषय में तो कहा जाता है कि ये अपौरुषेय है, जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया था। लेकिन चूंकि ये वैदिक एज में जो वेद है वो आर्यों के एज का है, तो उस क्रम में देखा जाए तो आर्यों को जो है लिखने की कला यानी कि लिपि का ज्ञान ही नहीं था। और यहाँ पे कंडीशन है कि लिखित, तो जब लिखने के ही ज्ञान नहीं था, लिपि ही नहीं थी, तो उस बेस पे भी हम वैदिक सभ्यता को इस कालखंड के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेद है वो श्रोता पे आधारित ज्ञान था, ना कि लिखित। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोगों के पास जो जाता था, जैसे कि आज के आंगनबाड़ी में या छोटे बच्चों के स्कूल में देखेगा तो खड़ा करके बच्चों को रटाया जाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश। उसी तरीके से उस टाइम में भी ये सारी चीजें बोल बोल के पढ़ी जाती थी और ये बोल बोल के एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी जाता था। और इसके अंतर्गत किसको किसको फिर धातु युग को भी रख सकते हैं, जैसे कि धातु युग को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। इसको कांस्य युग को बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, लौह युग को बोलेंगे
वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल, जो कि लोहे का खोज उसी वक्त हो गया। और ताम्र पाषाण काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसमें तांबे और पाषाण दोनों से निर्मित औजारों का उपयोग या वस्तु का उपयोग किया जाता था उस कालखंड के मानव के द्वारा। ऐतिहासिक कालखंड में बात करें तो ऐतिहासिक कालखंड उसे कहेंगे जिसके लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद हो और लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सका हो, और इसको छठी शताब्दी से ईसा पूर्व के पश्चात माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये छूट हो गया। जैसे बृहद पाषाण युग या महापाषाण युग की समाधि इसी युग में आता है। गैरिक मृदभांड या चित्रित मृदभांड की जो संस्कृति है इसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, स्रोत जो है तीन, एक पुरातात्विक है, फिर साहित्यिक है और विदेशी विवरण है। तो इसमें जैसे कि हिस्टोरिका हो गया, कैटिल का अर्थशास्त्र, मुद्रा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसका हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इसको भी, इन दोनों को भी देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले करके। इसका इंग्लिश होता है आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि यूनानी शब्द है, आर्कियोइज और लोगोज। जिसका, अगर आर्कियोइज की बात करें तो इसका मतलब होता है पुराना या पुरातन। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें कि लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। किस चीज का अध्ययन? पुरातन, पुरानी चीजों का अध्ययन, जैसे कि सिक्का हो गया, स्मारक हो गया, दैनिक जीवन की जो भी वस्तु हो गई। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत, स्रोतों के अंतर्गत कौन सा? अभिलेख आएंगे, स्मारक आएंगे, सिक्के आएंगे, मूर्ति आएगा, चित्रकला, मोहर, ये सारे का सारे आएंगे क्योंकि ये वस्तु है। और साहित्यिक में आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था कि साहित्यिक में आ जाएगा साहित्य जो लिखित है। इसमें भारतीय साहित्य को भी शामिल किया जाए, विदेशी साहित्य को, जो विदेशी विवरण है जो वहां पे हम लोग देखे थे, तो उसमें देखिएगा अगर भारतीय साहित्य में देखा जाए तो अलग अलग है। जैसे कि धार्मिक साहित्य हो गया, धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गया, संगम साहित्य हो गया। तो धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य जैसे सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिन पंथ, बुद्ध चरित, दिव्यावदान आदि। जैन साहित्य में पृष्ठ वर्मन, भद्र बाहुचरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। और धर्म निरपेक्ष में, यानी कि जिसमें धार्मिक स्तर पर नहीं लिखा गया, तो पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राज तरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ये सारे के सारे वान भट्ट के द्वारा रचित जो हर्षचरित है, और कादम्बरी, ये सारे के सारे आपके धर्म निरपेक्ष, यानी कि यहाँ ये किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। उस कालखंड के इतिहास को, समाज को, ये सारे के चीजों को किया गया, वर्णन किया गया। संगम साहित्य में अगर देखा जाए तो जो है तिरुकुरुल हो गया, शिल्प आदिकारम हो गया, मणि मेखला मेखले हो गया, उसके बाद जीवक चिंतामणि आदि, ये सारे के सारे हो गए। अगर हम विदेशी विवरण का में देखें श्रेणी में, तो ये आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके यूनानी, यूनान एवं रोमन के जो लेखक थे उनके, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका का, टोल्मी ने फिर रचना किया, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका का, नियाकस ने भी, एस्ट्रेबुलस जो सिकंदर के साथ ये सब आए हुए थे, इनके द्वारा बहुत सारे चीजों का वर्णन किया गया है अपने यात्रा वृत्तांत में। तो वो भी इतिहास के एक तरीके के स्रोत ही हैं। चीनी लेखक है जैसे फाइयान, हेनशांग, इत्सेन, इन्होंने द्वारा जो चीजें लिखी गई है, जिससे भारतीय समाज, भारतीय सोसाइटी की ज्ञान होती है, तो ये भी इतिहास के दृष्टिकोण से एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। संगम साहित्य के रूप में अगर देखा जाए तो अरबी लेखक के रूप में, जैसे कि अल सुलेमान है, अल बुरुनी हो गया, अल मसूदी हो गया, मार्को पोलो हो गया, इन इब्न बतूता हो गया। तो ये सारे के सारे जो है ये बताते हैं, इनके द्वारा जो वर्णित किया गया, इन सबसे ये पता चलता है कि उस कालखंड में जो इतिहास कैसा था, उनका उस कालखंड में जो लोग अपने दैनिक जीवन में चीजों को कैसे यूज करते थे, किन किन चीजों को मानते थे, धार्मिक क्रियाकलाप क्या था, ये सारी की सारी चीजें। अगर हम ब्राह्मण साहित्य में देखें तो ब्राह्मण साहित्य में आपका देखिएगा क्या क्या आएगा। उसमें आएगा हमारे चार वेद, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथ में आएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकत्य और गोपद आदि बहुत सारे ब्राह्मण। आरण्यक में तैत्तिरीय हो गया, मैत्रेयनी हो गया, ऐत्रेय ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारे के सारे। उपनिषद में छंदोक उपनिषद, कठोक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सारे के सारे। वेदांगों की संख्या चूंकि 6 है, तो वो वेदांग सारे के सारे, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारे के सारे, इनका डिटेल्स हम वैदिक युग में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम अभी ऐसा जो इसको वन लाइनर या थोड़ी बहुत में पढ़ के चल रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास का प्रारंभिक चैप्टर है, तो इसमें हमें उन सारी चीजों का वर्णन करना होगा जो आगे चल के इतिहास में इसका अध्ययन के क्रम में इसका उपयोग हो सके। हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक करके देखते चल रहा है, ताकि आगे चल के हम डिटेल पढ़ सके। ठीक है, तो क्योंकि इसका अभी डिटेल करेंगे तो फिर इस कालखंड में जब हम पढ़ेंगे, तो इस कालखंड में फिर हम लोग को दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक थोड़ी सी चीजों को देखते हैं, फिर आगे हम डिटेल देखेंगे। उपवेद में आएंगे तो अजुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और शिल्पवेद हो गया।
जो षड दर्शन होता है जिसमें 6 होता है, और ध्यान रखिएगा इनका भी 6 संख्या होता है और वेदांग का भी 6 संख्या होता है। जैसे कि सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये सारे के सारे। महाकाव्य में देखा जाए तो 2 आता है, एक रामायण आता है और महाभारत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पुराण है, पुराणों की संख्या तो कुल 18 है, लेकिन उस पुराणों में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पुराण जिनका संबंध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन है? विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, उसके बाद गरुड़ पुराण और एक मत्स्य पुराण भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आगे फिर वही बोल रहा हूँ कि आगे हम इसका डिटेल्स चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्मृतियां हैं, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सारे के सारे जो समकालीन अ, समय में उस कालक्रम के घटनाओं को काफी अच्छे तरीके से वर्णित करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो इन स्रोत को जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, उसमें देखिए कुछ चीजें हैं कि पुरातात्विक क्या है, तो इसका एक यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे समझाने की कोशिश किया गया है। तो कह रहे हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर यानी कि गर्भ में छिपी हुई सामग्री को खुदाई करके प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भौतिक जीवन यानी कि वो अपने जीवन को जीने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, आखिर उनके जीवन में क्या क्या ऐसा चीजें जो चीज थी, उस सारी के सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है इस पुरातत्व के विज्ञान के अंतर्गत, पुरातत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पुरातत्व है इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में, यानी कि पुरातत्व पहले कोई अध्ययन विषय नहीं था, लेकिन इसको एज ए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो स्वतंत्र विषय के रूप में जो प्रतिष्ठापित किया, वो प्रतिष्ठापित करने का जो श्रेय जाता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर मॉर्टिमर व्हीलर। और इन्होंने इन्हीं के प्रयास से सर्वप्रथम एज ए सब्जेक्ट के रूप में इनको शामिल किया गया था। अब बात करते हैं कि जो पुरातात्विक विधियां हैं, यानी कि पुरातन वस्तुओं को हम किस बेस पे स्टडी करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3, हालांकि बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 3 को देखेंगे। तो पहला है कार्बन 14 पद्धति, जिसको रेडियो कार्बन भी करते हैं, कार्बन 14 पद्धति। और ये कार्बन 14 पद्धति जो होता है, ये कार्बन का समस्थानिक होता है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हर जीव के अंदर पाया जाता है। और जैसे ही कोई जीव डेथ करता है तो उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है उसका क्षय होने लगता है, और उसी के बेस पे हम लोग इसका पता लगाते हैं। जैसे कि जो कार्बन 14 पद्धति के अंतर्गत इसमें कार्बन की जो अर्ध आयु होती है, अच्छा इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है 55-68 है और एक है 57-73। तो बहुत सारे एग्जाम में, बहुत ऐसे एग्जाम है जहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन को, आंसर को कोट किया गया है। तो ये सर्वाधिक मान है, तो इसको आप लोग चीजों को देखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट उसको हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अच्छा देखिए, होता क्या है कि कोई जीव मरता है तो उसके उसमें ना जो कार्बन का क्षय होने लगता है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कितना कार्बन बचा हुआ है, और चूंकि इसका अर्ध जो आयु होता है वो इतना होता है, तो जो उसी के बेस पे हम लोग पता कर पाते हैं कि ये जो वस्तु है कितना साल पुराना है। और इसकी खोज जो की थी, वो खोज किए हुए थे 1949 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिलेड लिम्बा, और ये अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी से संबंधित है, वहां पे एज ए प्रोफेसर या रिसर्चर रहे थे। नेक्स्ट है कि यूरेनियम विधि और रुबिडियम विधि। देखिए इन दोनों का यूज जो है निर्जीव वस्तुओं के उनका एज पता लगाने के लिए किया जाता है। तो निर्जीव वस्तु में जैसे कि पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु, ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं, और भी बहुत सारा, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक जो भारतीय प्रागैतिहासिक जो इतिहास है उसके अध्ययन और संबंधित जो विद्वान है, यानी कि इन्होंने इस भारतीय प्रागैतिहासिक कालखंड के जो अध्ययन के क्रम में कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला डॉक्टर प्राइम रोज, दूसरा है जॉन इवांस, उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फूट, उसके बाद सर मॉर्टिमर व्हीलर है, फिर स्टुअर्ट पिगर्ड है, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इसमें आप देखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये स्टुअर्ट पिगर्ड, सर मॉर्टिमर व्हीलर है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट है, सर मॉर्टिमर व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगर्ड है और अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइम रोज भी है। तो देखिए कह रहे हैं कि जो प्राइम रोज है ये भारतीय इतिहास को उद्घाटित करने वाले प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, और इन्होंने अपने रिसर्च के दरमियान या खोज के दरमियान इन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंक सुगर नामक स्थान पे जो प्रागैतिहासिक कालीन जो औजार, जैसे कि जो छुरा या तीर होता है, उसकी खोज की हुई थी। छुरा एग्जैक्टली ज्यादा सही बेस्ट रहेगा।
रॉबर्ट ब्रूसफील्ड की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूसफील्ड पेशे से एक भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के प्रथम ये खोज किए थे और उन्होंने 1863 में कलवरम नामक स्थान पे, ठीक है, पाषाण से निर्मित एक कुल्हाड़ी की खोज, हैंडेक्स की खोज किए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सर मॉर्टिमर व्हीलर की। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर को जो ब्रिटिश भारतीय पुरातत्व और ब्रिटिश सेना में ये अधिकारी थे और इन्हें 1944 में एएसआई के महानिदेशक बनाया गया था। आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एएसआई के संस्थापक कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को का काफी कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें। नेक्स्ट है कि मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयासों के फलस्वरूप हम भारत के समग्र प्रागैतिहासिक ये इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। जो प्रागैतिहासिक कालखंड है उसका सीक्वेंसिंग हो पाया इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टुअर्ट पिगट, पिंगट नहीं होगा, पिगट होगा। पिगट के बारे में अगर देखते हैं तो इनकी एक बुक है प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिका इंडिया। इसमें ये खास ये है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसमें ये है कि इसमें जो भारतीय प्रागैतिहासिक कालखंड है उसका काफी विस्तृत वर्णन किया गया है, तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तो ये ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे और इन्होंने 1861 ईस्वी में एएसआई की स्थापना यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की हुई थी। और अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं एएसआई का। तो इसका होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना होती है 1861 में। इसके जो संस्थापक थे वो कनिंघम थे और वायसराय उस वक्त कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि याद होना चाहिए 1857 की क्रांति हुई थी उस वक्त यही वायसराय थे। और 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में जो भारत शासन अधिनियम बना था वो इन्हीं के काल में बना था। और ये जो ब्रिटिश भारत में ये प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखिए यहाँ पे मैंने कोट किया है चीजों को करके, भारतीय प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जो जनक है रॉबर्ट ब्रूसफूट है और भारतीय पुरातत्व के जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एएसआई को 1865 से 71 के बीच में इसको ना बंद कर दिया गया था, एक तरीके से निलंबित कर दिया था और कारण ये बताया गया था कि धन की कमी है। लेकिन 1871 में फिर जो है लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा इसको बहाल में ला दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसमें ना एएसआई में महानिदेशक पद की बहाली की गई और इस पद पे बैठने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो जॉन मार्शल थे। तो इस दृष्टिकोण से एएसआई का जो प्रथम महानिदेशक था वो कौन था, जॉन मार्शल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन के काल में लाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी प्राचीन स्मारक या जो प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी धरोहर है, जो भी स्थल है, उनका संरक्षण करना। हालांकि ये सब एक दिखावा था, एक छलावा था अंग्रेजों का। उनका मेन मकसद था यहाँ से किसी भी तरीके से जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से धन की प्राप्ति की जा सके। तो वो लोग उसमें खनन करके जो भी खजाना था उसको ले जाने के चक्कर में थे और ये कहने का था कि ये सारी चीजें कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1948 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महानिदेशक कौन थे, एनपी चक्रवर्ती यानी कि निरंजन प्रसाद चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कि एएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो न्यू दिल्ली में था। तो चलिए आज हमारा चूंकि पहला क्लास है और मैं कोशिश किया हूँ कि अ, जितना हो सके अच्छा करूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि कमी इंसान की पहचान होती है, कुछ ना कुछ कमी तो रह गई होगी। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से मैं बहुत अच्छा करूँ और इसमें तो मैंने बेहतर करने की कोशिश किया ही है। खैर जो भी हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे आपके के द्वारा सब्सक्राइब और लाइक से मैं मोटिवेशन मिले और मैं और भी सारे बहुत सारे वीडियो बनाने का कोशिश करूँ। तो थैंक यू।